एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपके खुद के फैमिली सिंपल पेपर पे। आज का जो टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड द लास्ट बट नॉट लिस्ट पंचायती एंड म्यूनिसिपैलिटीज। मैं इन सबके टॉपिक में डिटेल में नहीं जाऊंगी, वही मैं आपसे डिस्कस करूंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामने एनटीपीसी का एग्जाम है और डिटेल में स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ऊपर से थोड़ा बहुत पता है जो आपके एग्जाम के लिए वैल्यूबल है तो वो आप पढ़िए, क्योंकि पॉलिटी में ना आपको पीएचडी करना है और ना हमें पीएचडी करवाना है। तो मैं आपको जो टॉपिक बोलूंगी आपको कॉपी पेन लेके एक जरूरत नहीं है, आप बस इसको सुनते जाओ। अगर आप इसको सुनते जाओगे तो आपका एक रिवीजन होता जाएगा, आप इसको आराम से कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं प्रेसिडेंट। जैसे आपको पता है यहाँ पे ना मैं कुछ लिखवाऊंगी बोर्ड में ना कुछ करूंगी, बस मैं आपको बोल रही हूँ, आप उसको सुनते जाइए और उसको बस सुनने के बाद आपका एक तरह से रिवीजन हो जाए। जैसे होता है हम रिवीजन करते हैं एग्जाम के बाद, तो वो जस्ट रिवीजन क्लास है, ऐसा कुछ नहीं है। डिटेल में लेक्चर में बनाऊंगी तो डिटेल में आप जाके देख सकते हो। उनको डिटेल में पढ़ना है तो बहुत सारे पॉलिटिक्स या सीरीज हमारे सिंपल पेपर में है, आप जाके उसको डिटेल में पढ़ सकते हो। सिर्फ ये एनटीपीसी के लिए एग्जाम के लिए जिनका एग्जाम एकदम सामने है तो वो जस्ट रिवाइज कर सकते हैं इन तीनों चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट 10 to 15 ईयर्स में, ठीक है। तो देखिए प्रेसिडेंट क्या होता है। प्रेसिडेंट एक सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब हाईएस्ट पोस्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशंस का, एंड सेकंड ये सबसे फर्स्ट सिटीजन होता है इंडिया का। तो प्रेसिडेंट सबसे पहला सिटीजन होता है भारत का और सबसे हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी प्रेसिडेंट को ही दिया जाता है। अगर मैं बात करूं सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का तो जरूर बताइए कि सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट किसका होता है। फर्स्ट हाईएस्ट तो मैंने आपको बता दिया प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट हमारा जो होता है हेड ऑफ द स्टेट भी बोला जाता है, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शंस करना है या किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम एज जो प्रेसिडेंट की होनी चाहिए वो होती है 35 ईयर्स। याद रखिएगा 35 ईयर्स चाहिए मिनिमम अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो। नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए प्रेसिडेंट का, तो ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया होने का जरूरत है। ऑब्वियसली नेपाल, चाइना यहाँ के लोग तो नहीं बन सकते भारत के राष्ट्रपति, तो प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको सिटीजन ऑफ इंडिया जरूरी है। एंड सेकंड वन, जैसे कि उनकी 35 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए। थर्ड, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। किसी तरह का अगर आप किसी ऐसे पोस्ट में जिससे आपकी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो रहा है या मुनाफा हो रहा है तो वो उस चीज का आप होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ क्वालिफिकेशन होते हैं जो एक प्रेसिडेंट बनने के लिए चाहिए होती है। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शंस कैसे होता है, डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शंस होता है वो इनडायरेक्ट किया जाता है, ठीक है। और डायरेक्ट इलेक्शंस हमारे पीएम का होता है, प्रधानमंत्री का। जैसे मोदी जी जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आए हैं। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन से बस इतना ही फर्क होता है कि डायरेक्ट इलेक्शंस में हम लोग वो वोट देते हैं, जनता चुनती है, और इनडायरेक्ट इलेक्शंस में जनता के द्वारा चुने हुए जो लोग होते हैं वो जाके उनको चुनते हैं। तो जब राष्ट्रपति का इलेक्शंस हुआ था तो हम लोग तो वोट देने नहीं गए थे, जिनको हमने चुना था वही जाके प्रेसिडेंट को चुनते हैं। इसलिए प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस होता है वो इनडायरेक्ट होता है। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप लेक्चर को सिर्फ चुपचाप सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, आपको कोई बुक्स कोई नोट्स कुछ नहीं पढ़ना होगा। सारे क्वेश्चंस आपके पॉलिटी के शॉर्ट 100% है कि आप सॉल्व करके आओगे, तो सिर्फ आप उसको सुनो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट का इलेक्शंस इनडायरेक्ट होता है। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कौन कौन जाते हैं भाई, तो देखिए इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा। जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं राज्यसभा के और जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा के। इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा, विधानसभा को आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हो, तो जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं विधानसभा के वो भी जाते हैं। और साथ ही साथ आपके इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूटी जाते हैं, ठीक है। यूटी मतलब दिल्ली एंड पुडुचेरी के। अब आपको ये बताना है, अभी तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भी हमारा यूटी हो गया है, तो क्या वो भी पार्टिसिपेट ले सकता है हमारे राष्ट्रपति के इलेक्शंस में एज अ यूटी में। आप देखिए, जाके सर्च कीजिए और प्लीज इसका आंसर देखिएगा, क्या पता क्वेश्चन से पूछ ना ले। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या बोला, इलेक्टेड मेंबर। जब भी पार्लियामेंट में जो मेंबर होते हैं वो दो तरह के मेंबर होते हैं, एक होते हैं इलेक्टेड, एक होते हैं नॉमिनेटेड। तो जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनको जो है वो जनता चुनती है, और जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनको राष्ट्रपति खुद चुनता है। इसलिए राष्ट्रपति के इलेक्शंस के टाइम पे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही आते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं आते। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर आते हैं, विधानसभा के मेंबर आते हैं और यूटी के मेंबर आते हैं। जिस तरह पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा होता है उस तरह स्टेट में राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होता है, लेकिन विधानसभा के ही इलेक्टेड मेंबर आते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, विधान परिषद के नहीं आते। अब क्यों नहीं आते ये आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं वो क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में।
तो हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट का टर्म क्या होता है। टर्म जो होता है प्रेसिडेंट का वो 5 इयर्स तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? ओथ मतलब शपथ। अब शपथ भी तो लेते होंगे ना प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट जो ओथ लेते हैं या ओथ उनको दिलाया जाता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट मतलब ओथ दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। अब मान जाइए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस दिन प्रेजेंट नहीं है, तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस दिन प्रेजेंट नहीं है तो उनकी जगह जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो वहां पे प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएंगे, मतलब कि शपथ दिलाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। ये कुछ। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट को अगर इंपीचमेंट करना हो, मतलब प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना हो, तो किस तरह से रिमूव किया जाएगा? देखिए मैं बार बार बोलिए, क्विक रिवीजन है, मैं बस यहाँ पे आपको लेक्चर दे रही हूँ, आपको सुनना है और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी डिटेल में क्लास मैं दूंगी क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है, एसएससी आने वाले एग्जाम, तो डिटेल में भी क्लास होगा जिससे आपको हेल्पफुल मिलेगा। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो नेक्स्ट है इम्पीचमेंट, कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होता है। देखिए, अगर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट एक ही तरह से होता है, एक ही रीजन होता है जिससे हम प्रेसिडेंट को इम्पीच करते हैं, जैसे वो रीजन होता है वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमारे राष्ट्रपति वॉयलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब मिसबिहेवियर करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के संग, संविधान के संग, तो वहां पे उनके अगेंस्ट एक एक्शन लिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट करता कौन है? तो देखिए, इम्पीचमेंट जो है वो 1/4 मेंबर ऑफ आइदर हाउस, मतलब लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी 1/4 मेंबर उनके एक लेटर को लिखते हैं। याद रखिएगा, आइदर हाउस का मतलब है चाहे वो लोकसभा स्टार्ट करे या राज्यसभा स्टार्ट करे, दोनों में से किसी के भी 1/4 मेंबर स्टार्ट करते, इनिशिएट करते, और वो लेटर जाके वो प्रेसिडेंट को मिलता है। प्रेसिडेंट को यहाँ पे 14 डेज 14 डेज का टाइम मिलता है कि वो एक तरह से अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि उन्होंने गलती नहीं किया। अगर प्रेसिडेंट कोई भी अपने आप को प्रूव नहीं करते या उनके पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं होता कि नहीं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है और पता चलता है कि वो गलत है, तो फिर से वो लेटर लोकसभा में जाता है। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा के 1/4 मेंबर ने ये लेटर साइन करके दिया लोकसभा में कि प्रेसिडेंट ने वॉयलेशन किया कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर प्रेसिडेंट को 14 डेज का टाइम मिलता है अपने आप को प्रूव करने के लिए। सही, अगर प्रेसिडेंट प्रूव नहीं कर पाते 14 डेज में, तो वापस वो लेटर फिर से लोकसभा में जाएगा और लोकसभा से फिर राज्यसभा में जाएगा, और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों से 2/3 मेंबर, ठीक है, 2/3 मेंबर मतलब स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा उसको पास किया जाएगा और प्रेसिडेंट वहां से इम्पीच हो जाएंगे, मतलब रिमूव हो जाएंगे। आपसे बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है कि प्रेसिडेंट को किस मेजोरिटी के द्वारा रिमूव किया जाता है, तो याद रखिएगा स्पेशल मेजोरिटी, या कभी कभी आपको 2/3 लिख देगा तो इससे भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां तक इम्पीचमेंट हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि क्या क्या पावर होता है जो हमारे प्रेसिडेंट के पास होता है। देखिए, बहुत सारे पावर्स होते हैं ऐसे, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है, मिलिट्री पावर होता है, इमरजेंसी पावर होती है, डिप्लोमेटिक पावर, लेजिस्लेटिव पावर, इमरजेंसी पावर, ये सब कुछ पावर होती है, ठीक है। तो एक एक करके हम पावर को थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का मतलब होता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ये हम सब जानते हैं, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट बॉडी को, जैसे पीएम को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, अटॉर्नी जनरल को, कैग को, बहुत सारे लोग होते हैं, इलेक्शंस कमिश्नर, फाइनेंस कमिश्नर, उसके बाद नेशनल कमिश्नर ऑन एससी एसटी एंड वुमेन, फिर उसके बाद कैग को। तो बहुत सारे लोगों को जो प्रेसिडेंट होते हैं अपॉइंट करते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि बहुत बार आपसे पूछता है कि आपके जो पीएम है, भारत के जो पीएम है, उनको अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, नॉमिनेट। बहुत सारे बच्चे इलेक्ट में करते हैं, याद रखिए इलेक्ट नहीं अपॉइंट होगा, क्योंकि आप जब वोट देने जाते हो तो वहां पे बीजेपी को आप वोट देते हो। ये अलग बात है कि आप मोदी जी को देख के देते हो या जिसको भी देख के देते हो, लेकिन वहां पे आप बीजेपी पार्टी को जिताते हो, ठीक है। और बीजेपी पार्टी जब कोई भी पार्टी जीतती है तो अपने लीडर का नाम अनाउंस करती है कि उसमें उनमें से कौन पीएम बनेगा, और फिर जाके वो प्रेसिडेंट को देती है और प्रेसिडेंट फिर उस बंदे को अपॉइंट कर देता है एज अ पीएम, ठीक है। तो पीएम हमेशा अपॉइंट होता है, इलेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि आप पार्टी को जिताते हो और पीएम को नहीं जिताते, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो गया। नेक्स्ट आपका आता है आपका डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर मतलब जो हाईली कमिश्नर होते हैं या जो एम्बेसीज होते हैं, एक कंट्री में दूसरे कंट्री में रहते हैं, जैसे हमारे एम्बेसीज कुछ चाइना में है या यूएस में, इस तरह से। तो जो इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट होता है वो भी साइन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब होता है कानून बनाना, लॉ बनाना, जैसे किसी चीज को समन करना, प्रोग्यू करना, या सेशन के बीच में जो गैप होता है उसमें डिसीजन लेना। तो जो कानून बनाने का हक होता है वो हमारे प्रेसिडेंट के पास भी होता है। नेक्स्ट आपको अभी मैंने बताया कि दो तरह के मेंबर होते हैं पार्लियामेंट में, एक होते हैं इलेक्टेड और एक होते हैं नॉमिनेटेड। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर होता है उनको कौन मतलब नॉमिनेट करता है, तो आपके प्रेसिडेंट।
नेक्स्ट आता है आपका एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब होता है किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, लागू करना। ऑर्डिनेंस पावर आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट का एक ऑर्डिनेंस पावर होता है जो आर्टिकल 123 में आता है, तो ये एक एग्जीक्यूटिव पावर भी होता है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे 3 सेशन होते हैं। 3 सेशन मतलब मैंने आपको बताया BMW गाड़ी सबको पसंद है, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। तो ये 3 तरह के सेशन होते हैं, याद रखिएगा, बजट, मॉनसून, विंटर। तो बजट, मॉनसून, विंटर ये तीनों सेशन में जब किसी भी तरह का गैप होता है ना, तो उस गैप के बीच में जब अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही प्रेजेंट नहीं होते, तो वहां पे जो प्रेसिडेंट होता है वो अपना ऑर्डिनेंस पावर को यूज करते हैं और कानून बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि गैप, जो सेशन के बीच में जब गैप होता है तो उस समय पे जो भी कानून बनाया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही बनाया जाता है। तो वो प्रेसिडेंट कौन सा अपना पावर यूज करता है, तो ऑर्डिनेंस पावर यूज करता है, जिसका आर्टिकल है या अनुच्छेद है आर्टिकल 123, मतलब 123 आर्टिकल है। ठीक है, नेक्स्ट मान लीजिए कि जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आ जाता है तो जो भी कानून बनाया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट उसको रखते हैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा लोकसभा के सामने रखते हैं विदिन 6 मंथ के अंदर ही रखना है उनको, वो रखते हैं। और अगर पार्लियामेंट को लगता है कि ये जो कानून बनाया गया था ये सही है, अच्छा है, तो वो इस कानून को पास कर देते हैं। तो कितना टाइम होता है कानून पास करने का हमारे पार्लियामेंट के पास? 6 वीक्स का, याद रखिएगा, 6 हफ्ते का, 6 वीक्स। ठीक है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्डिनेंस पावर के आर्टिकल्स क्या होते हैं, तो आर्टिकल 123 याद रखिएगा, कभी कभी गवर्नर का भी पूछ लेता है। नेक्स्ट आते हैं आपका इमरजेंसी। इमरजेंसी पे मेरे वीडियो बने हुए हैं, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, उसका सेकंड पार्ट भी अभी आएगा, उसको जरूर जाके देखिएगा। ठीक है, इमरजेंसी 3 तरह की होती है भारत में, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो नेशनल इमरजेंसी होती है वो उसमें 3 तरह के कारण से वो इमरजेंसी होती है, वार, एग्रेशन, आर्म्ड एलिमेंट। तो जब इमरजेंसी होती है तो वहां पे इमरजेंसी लागू होने का मतलब होता है कि राष्ट्रपति, मतलब जो होते हैं इमरजेंसी पावर भी राष्ट्रपति के पास ही होता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो इमरजेंसी तीन बार भारत में लग भी चुकी है। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी हुई है, 1962 में, 1971 में और आपका नेक्स्ट है 1975 में। देखिए 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में लगा था, वो क्यों लगा था, क्या डिस्प्यूट था, इस पे भी इंडिया चाइना डिस्प्यूट में मैंने आपको बताया, जिसमें अक्साई चीन को चाइना ने हड़प लिया था, ऑक्युपाई कर लिया था इंडिया से। क्यों? क्योंकि इंडिया ने शेल्टर दिया था दलाई लामा को। ठीक है, 1971 में जो था वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर के कारण हुआ था, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान को लेकर बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। एंड द लास्ट जो 1975 में था वो आर्म्ड एलिमेंट, मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण लगाया गया था और इंदिरा गांधी के टाइम में लगाया गया था। याद रखिएगा, जब भी इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी होता है, तो जो लोकसभा है उसका जो टर्म होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ऐसे लोकसभा का टर्म 5 ईयर्स होता है, लेकिन इमरजेंसी लगने के कारण वो 6 ईयर्स हो जाती है, मतलब 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे ये 1 ईयर एक्सटेंड किया गया था, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी के टाइम पे, जब 1975 में हुआ था। नेक्स्ट होता है प्रेसिडेंट रूल, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। प्रेसिडेंट रूल जो है वो अनगिनत बार लग चुका है, ठीक है, बहुत बार भारत में लग चुका है। प्रेसिडेंट रूल का मतलब होता है जहां पे राष्ट्रपति का शासन। सेकेंड आता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होती है वो अभी तक हमारे देश में नहीं लगा, इसका मतलब होता है जब पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है तो इमरजेंसी लगाई जाती है। नेक्स्ट इन तीनों का आर्टिकल पूछता है कि आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी का आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल 360। तो नेक्स्ट आपका पावर होता है मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर का मतलब होता है प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होता है आर्म्ड फोर्सेस का, ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे हो गया नेक्स्ट आपके नेक्स्ट एक और होता है पार्डनिंग पावर। आर्टिकल 72 में पार्डनिंग पावर आती है प्रेसिडेंट की, जिसमें 5 तरह के पार्डनिंग दी जाती है। पहला होता है पार्डन। पार्डन मतलब प्रेसिडेंट माफ कर देता है, कोई सजा हुआ है तो प्रेसिडेंट के पास वो लेटर लिखते हैं तो प्रेसिडेंट को माफ कर देता है। सेकंड होता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मतलब मान लो किसी को भी अगर डेथ सेंटेंस दी गई है, मतलब फांसी की सजा दी गई है, तो उसको फांसी की सजा हटा के वहां पे लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दिया जाता है, मतलब उम्र कैद की सजा। एंड द थर्ड वन होता है रिमिशन। रिमिशन मतलब अगर आपको 2 साल की सजा दी गई है लेकिन आपका बैकग्राउंड आपके अच्छे बिहेवियर के कारण वो सजा 1 साल का हो जाता है। नेक्स्ट रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब होता है कि किसी सिचुएशंस में कोई ऐसा सर्कमस्टेंस, जैसे अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है या किसी वुमेन ऑफेंडर, मतलब ऐसे सजा को, ऐसे विक्टिम, अगर कोई ऐसे बंदे हैं जिनका कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन को देख के ये सजा दी जाती है। अब अगर वुमेन प्रेग्नेंट है तो वहां पे आप उसको डेथ सेंटेंस तो नहीं दे सकते ना, नहीं तो उसके संग उसकी जो बेबी है उसका भी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड द लास्ट रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब होता है, रिप्राइव का मतलब कि सजा भी दी नहीं गई है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस में है डेथ सेंटेंस, अभी इसको फाइनलाइज नहीं किया गया कि इस बंदे को डेथ मिलेगा या लाइफ इम्प्रिजमेंट। तो पार्डनिंग पावर का ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 72, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको क्विक रिवीजन करवा दिया प्रेसिडेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थोड़ा सा अपना
यहाँ पे आपका पंचायती राज को देख लेते हैं। पंचायती राज जो है वो आपका क्या है, 3 टियर सिस्टम है, 3 तरह के होते हैं। यहाँ पे होता है विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। विलेज पंचायत का जो हेड होता है वो होता है आपका प्रधान, और ब्लॉक समिति के जो हेड होते हैं वो होते हैं प्रमुख। जिला परिषद का जो हेड होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आपसे पूछा जाता है कि सबसे टॉप लेवल में कौन है पंचायत के, तो आप बोलोगे जिला परिषद, और बेस लेवल में कौन है, विलेज पंचायत। तो 3 तरह में, 3 टायर में डिवाइड होते हैं पंचायती सिस्टम, विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछता है कि किस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि पंचायती राज होनी चाहिए, तो बलवंत राय कमेटी ने। नेक्स्ट है कि सबसे पहला कौन सा ऐसा विलेज है जहां पे पंचायती राज आई थी, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ये नागौर डिस्ट्रिक्ट है कहाँ, नागौर, NAGAUR, नागौर डिस्ट्रिक्ट आपका राजस्थान है। मतलब सबसे पहला जो पंचायती राज था वो राजस्थान में आया था। सेकंड कहाँ पे आया था, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा। पंचायत राज कहाँ कहाँ पे नहीं है ये भी पूछा जाता है, तो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है। और भी अगर कोई देश है तो इस पे जाके देखिए कौन कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे आपके पंचायती राज नहीं है। वैसे तो मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में नहीं है। नेक्स्ट, पंचायती राज में जो 18 साल के होते हैं या 18 साल से ऊपर के होते हैं वो उनको ग्राम सभा बोला जाता है। 18 या 18 साल के ऊपर के लोगों को ग्राम सभा बोला जाता है, ठीक है। और ग्राम सभा के मेंबर जब चुनते हैं तो वो बनता है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत अगर आप बनना चाहते हो तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 21 ईयर्स होनी चाहिए, याद रखिएगा। कुछ सीट रिजर्व होता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। नेक्स्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1/3 जो होता है वो सीट रिजर्व है वुमेन के लिए पंचायती में, जबकि लोकसभा में अभी तक ये बिल पे कोई चर्चा भी नहीं होता है, लेकिन पंचायत ने 1/3 जो होता है वो बिल पास करवा दिया है वुमेन के लिए और वो पास है, ठीक है। नेक्स्ट ये पूछा जाता है इलेक्शन जो कंडक्ट किया जाता है पंचायत में या म्यूनसिपैलिटीज में, तो वो किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है आपके स्टेट इलेक्शंस कमिश्नर के द्वारा। अगर सेंटर या स्टेट लेवल पे कोई भी इलेक्शंस होता है तो वो इलेक्शंस कमिश्नर करते हैं, लेकिन अगर पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज में इलेक्शंस की डिवाइड की जाती है तो वो स्टेट इलेक्शंस कमिश्नर करवाता है, ठीक है। किस अमेंडमेंट के थ्रू पंचायती राज आया था, तो 73rd अमेंडमेंट 1992 में पंचायत राज को लिया गया था और ये इंप्लीमेंट हुआ था 1993 में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। 5 साल के लिए पंचायती राज होती है, ठीक है। पंचायत अगर आपको बनना है तो आपको सिटीजन होना चाहिए भारत का। नेक्स्ट, आपके मिनिमम 21 ईयर्स एज होनी चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट, म्यूनसिपैलिटीज में आते हैं तो म्यूनसिपैलिटीज भी 3 तरह में है। एक आपका है नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। नगर पंचायत का मतलब होता है जहां पे कोई रूरल एरिया, अगर अर्बन में कोई भी रूरल एरिया जब अर्बन में कन्वर्ट होता है तो वो होता है वहाँ पे नगर पंचायत। म्यूनसिपल काउंसिल जहाँ पे छोटा स्मॉल अर्बन एरिया होता है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जहाँ पे मेट्रो सिटीज होती है वहाँ पे कॉर्पोरेशन, जैसे आप सुनोगे हावड़ा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, तो ये क्या है यहाँ पे मेट्रो सिटीज है, ठीक है। और म्यूनसिपैलिटीज आया था 74th अमेंडमेंट 1992 में और इसको भी इंप्लीमेंट किया गया था 1993 में। तो आज हम प्रेसिडेंट और म्यूनसिपैलिटीज और पंचायती रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में स्टेट लेजिस्लेचर जरूर लाएंगे। तो हमारी जो सीरीज है वैसे चलती रहेगी। ज्योग्राफी की भी सीरीज आएगी, डोंट वरी, इतने अच्छे से करवाएंगे ताकि आपके कोई भी एग्जाम, जब आप हमारा कोई भी वीडियो देखो उसके बाद अगर उस टॉपिक पे आप क्वेश्चन लगाओ तो आपके लिए इजी हो जाए, उस तरीका से करवाया जा रहा है, ठीक है। एक बच्चे ने कहा है कि मैम कुछ टर्म्स लेके आइए पॉलिटी का जो एग्जाम के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो वो भी लाया जाएगा, डोंट वरी। बस आप इस तरह से हमें शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो, इस तरह से हमें मोटिवेट करो, क्योंकि जब आप लाइक करते हो, शेयर करते हो और कमेंट करते हो कि हाँ अच्छा लगा और क्वेश्चंस का आंसर देते हो तो बहुत अच्छा फील होता है, तो मोटिवेशन आता है कि हम कुछ करें, ठीक है। तो चलो आज इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।